हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूं हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 3। इस पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन क्या होती है, इवेपोरेशन होती कैसे है और इवेपोरेशन के कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर वो डिपेंड करती है। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इवेपोरेशन एक बहुत बड़ा काम करती है और वो काम है किसी भी चीज को ठंडा करना, एक कूलिंग इफेक्ट देना। इससे पहले की वीडियोस में हमने क्या देखा था, हमने पार्ट 1 में देखा था कि डिफ्यूजन क्या होता है, मैटर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है। सेकेंड पार्ट में हमने क्या देखा, हमने देखा था सॉलिड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की प्रॉपर्टी, गैस की प्रॉपर्टीज, ठीक है। साथ ही साथ हमने देखा था कि वेपराइजेशन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। साथ ही साथ हमने देखा कि कंडेंसेशन क्या होता है। और हमने क्या देखा था, हमने देखा था, क्या देखा था, सब्लिमेशन देखा था, है ना। जब हमने कैंपर का एग्जाम्पल लिया था, मैंने आपको नेफ्थलीन या फिर मॉथ बॉल्स का एग्जाम्पल दिया था। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि क्या होता है वो, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस हमने पढ़ा था कि उसका क्या फंक्शन है, कैसा होता है, कैसा नहीं होता। हमने ये सब अभी तक देखा था और साथ ही साथ देखा था कि हम सेल्सियस वाले टेम्परेचर को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और केल्विन वाले टेम्परेचर को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक हम सबने यही सब देखा था और कोई इसमें कोई चीज नहीं रह गई थी, सब कुछ हमने अच्छे से देख लिया था। हाँ जी, देख लिया था। अब जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है यहाँ से जहां पर हम स्टार्ट करते हैं इवेपोरेशन के बारे में बात करना, है ना। हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, जैसे कि अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ेंगे। एक एक चीज को पढ़ेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, डिस्कस करेंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डन। ओके, इवेपोरेशन। Do we always need to heat or change the pressure for changing the state of matter? इन्होंने बोला कि अभी तक हमने देखा कि आप अगर हीट कर दो किसी चीज को या फिर आप उसका क्या करो, प्रेशर चेंज कर दो, मतलब या तो आप उसका टेम्परेचर चेंज कर दो या फिर आप उसका प्रेशर चेंज कर दो, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो। जैसे आप सॉलिड से लिक्विड कर सकते हो, लिक्विड से गैस कर सकते हो, गैस से सॉलिड कर सकते हो, सॉलिड से गैस कर सकते हो, है ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, बट क्या हर बार ये जरूरी है कि आपको जो है टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी एक चीज की स्टेट को चेंज कर पाओगे? हर बार ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, कैन यू quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? तो ये आपको बोल रहा है कि क्या आप ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकते हो जहां पर लिक्विड जो है वो चेंज हो जाए गैसियस फॉर्म में या वेपर की फॉर्म में और उस टाइम पे ना आप उसको बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाओ, मतलब आपको स्पेशली उसे हीट ना करना पड़े, ना ही आप कोई प्रेशर वेशर में चेंज करो। तो क्या आपको पता है, हम सबने देखा बारिश आती है और हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, मजा आता है, बारिश आती है ये वो। लेकिन बचपन में ना हमने एक चीज सीखी थी कि ये बारिश आ कैसे रही है, हमने पूरी वाटर साइकिल पढ़ी थी। उस वाटर साइकिल में मैंने एक चीज पढ़ी थी, वो चीज ये थी कि आपकी जो रिवर है या फिर वाटर बॉडीज है उनके अंदर से इवेपोरेशन होता है, मतलब पानी जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन के जाता है और उसकी वजह से बादल बन जाते हैं। एट द एंड बादल जब बहुत ज्यादा भर जाते हैं तो फिर वो क्या होता है, रेन की फॉर्म में नीचे आ जाता है पानी। हाँ जी, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने रिवर को, ओशन को, सी को, ब्रूक को, मतलब स्मॉल स्ट्रीम को, किसी भी चीज को आपने खुद हीट नहीं किया था, उसके नीचे आपने कोई बर्नर या फिर कोई गैस नहीं चलाया था। वो क्या हुआ था, वो खुद हुई थी और साथ ही साथ वो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के नहीं वेपर बना था, उससे पहले ही बन गया था। तो ये तो हमें पता चल गया कि हाँ यार, अगर हम टेम्परेचर वगैरह चेंज ना करें तब भी लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो सकता है। और इसी चीज को हम क्या बोलते थे, इवेपोरेशन। वेपराइजेशन कब बोल रहे थे, जब हम क्या कर रहे थे, हीट दे रहे थे, है ना।
उसको क्या कर रहे थे, हीट दे रहे थे, खुद दे रहे थे, फिर वो बॉइलिंग पॉइंट पे जा रहा था, उसके बाद से उसके वेपर बन रहे थे, उसको हमने वेपराइजेशन बोल दिया था। बट इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या है, जब आपको बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचाना, चीज खुद ब खुद जो है वो ऊपर जा रही है, ठीक है। तो गैसियस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है आपका कोई भी लिक्विड। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, वो बोलता है कि जब आप पानी को खुला छोड़ देते हो, मतलब ढकते नहीं हो, अनकवर्ड रखते हो, स्लोली चेंजेस इनटू इनटू वेपर। तो पानी को अगर आपने खुला छोड़ दिया, जैसे आपके पास क्या है, एक बड़ा सा टब है, ठीक है, टब के अंदर क्या है, पानी है। तो ये जो पानी है ये धीरे धीरे खुद ब खुद ऊपर की तरफ जाएगा और इवेपोरेट हो जाएगा, है ना। कब इवेपोरेट होगा, जब ये पानी ढका हुआ ना हो। अब अगर मैं इसको ऊपर ढक्कन लगा देती एक, तो क्या ये पानी ऊपर जा पाता, नहीं जी, ये पानी ऊपर तब नहीं जा पाता, है ना, तब कोई इवेपोरेशन नहीं हो पाती है ना। बिल्कुल सही बात है मैम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, ठीक है। We know that the particles of matter are always moving. हमने जब मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी तो हमने देखा कि मैटर जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा घूमते रहते हैं, है ना, मूविंग होते हैं, मतलब आर इन कंटिन्यूअस मोशन, ओके, एंड आर नेवर एट रेस्ट, और वो कभी भी ठहरे हुए नहीं होते, स्टिल नहीं होते। जी हाँ, हमने पढ़ा है, ये तो अच्छे से पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मैटर की प्रॉपर्टीज में कि मैटर जो है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। डन। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, कह रहा है कि गैस में अगर आप कोई भी टेम्परेचर रखें, ठीक है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बोलता है कि भाई पार्टिकल चाहे किसी का भी हो, चाहे वो सॉलिड का हो, लिक्विड का हो या गैस का हो, उसका पार्टिकल जो है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब उसका पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होगा, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ठीक है। और किसी भी टेम्परेचर पे देख लो, ये नहीं है कि वो ठंडा हो गया तो उसके पार्टिकल बिल्कुल ही नहीं हिल रहे हैं पर थोड़े कम हिल रहे हैं। ये नहीं है कि सॉलिड है तो पार्टिकल बिल्कुल ही नहीं हिल रहे हैं पर बहुत कम हिल रहे हैं, कंटिन्यूअस मोशन में है बट बहुत कम है उनके मोशन का रेट। गैस में क्या है, मोशन का रेट बहुत ज्यादा है क्योंकि ऑब्स्टिकल्स इतने ज्यादा नहीं है, स्पेसेस बहुत ज्यादा है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हाँ, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स के अंदर वो हमेशा बनी रहती है चाहे कोई भी टेम्परेचर हो। देन इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स आर एट द सरफेस। वो कह रहा है लिक्विड के बात अगर हम करते हैं तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं सरफेस वाले, having higher kinetic energy is able to break from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. ये हमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, कह रहा है कि आप मान लो आपके पास कोई भी लिक्विड है, चलो जी मैंने क्या करा, मैंने एक बोल ले लिया, ठीक है, इस बोल के अंदर मेरे पास लिक्विड है, चलो मान लेती हूँ कि मेरे पास पानी है, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास सारा पानी भरा हुआ है इसमें। अब ये जो पानी है ना, ये जो मेरा सारा पानी भरा हुआ है, ये बोलता है कि जो इसका सरफेस है, मतलब जो लिक्विड का सरफेस है, ऊपर वाला पानी जो है, ऊपर वाला जो पानी है मतलब सरफेस वाटर जो है, उसके पास हमेशा क्या होती है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये जो मेरा सरफेस है, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ये वाले पार्टिकल्स पानी के, ठीक है, जो क्या है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, किससे, सरफेस वाले वाटर पार्टिकल्स से, ठीक है। हमें पता है भाई, साफ सी बात है, क्या है बात, यहाँ पर जो हमारा सरफेस वाटर होगा, ठीक है, अगर जैसे धूप आ रही है या जो भी आपका एटमॉस्फेयर है, वो सबसे पहले इफेक्ट किसे करेगा, इस नीचे वाले पानी को करेगा या ऊपर वाले पानी को करेगा, तो भाई साफ बात है, ये तो ऊपर वाले पानी के साथ ही ज्यादा कांटेक्ट में आएगा। अब ऊपर वाले पानी के साथ ज्यादा कांटेक्ट में आएगा तो ये जल्दी हीटअप हो जाएगा, जल्दी हीटअप हो जाएगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स जो है वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करने लग जाएंगे, पार्टिकल्स जल्दी जल्दी वाइब्रेट करने लग जाएंगे, मतलब उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हाँ जी, तो यही ये बोल रहा है कि सरफेस वाटर के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और जो नीचे डीप वाटर है उस बेचारे के पास थोड़ी कम काइनेटिक एनर्जी होती है एज कंपेयर टू सरफेस वाटर। डन, ओके जी, हो गया। तो हमने ये बात पढ़ ली, ओके।
having higher kinetic energy is able to break away the force of attraction of other particles and gets converted into vapor. अब इसने क्या बोला, अब इसने बोला कह रहा है, चलो दोबारा से बनाते हैं। दोबारा से अब हमने ले लिया एक बीकर या फिर एक चाइना डिश या फिर एक बोल। चलो मैंने ले लिया है बोल। अब मेरे पास जो है ये सारा पानी भरा हुआ है बोल के अंदर, ठीक है, ये सारा मेरा पानी भरा हुआ है बोल के अंदर। चलो जी, पानी भर गया, भर गया, अच्छे से भर गया, चलो ठीक है। अब इसने बोला, कह रहा है कि ये जो सरफेस वाटर था, जो ऊपर वाला पानी था, इसके पास तो क्या था, इसके पास तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, है ना। और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये क्या करेगा, इसके पार्टिकल्स हिल डुल रहे होंगे, है ना, मोशन कर रहे होंगे, कंटिन्यूअसली मोशन कर रहे होंगे। अब अगर वो ज्यादा कंटिन्यूअस मोशन करेंगे तो क्या होगा, हमने लेटेंट हीट वाले में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा मोशन करने लग जाते हैं तो क्या होता है, वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने लग जाते हैं, ओवरकम करने लग जाते हैं। पढ़ा था ना। अगर आपने अभी तक पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 2 स्पेशली, तो जल्दी जाके देख लो मेरे इसी चैनल पे, ठीक है। हाँ जी, तो हमने देखा कि यहाँ के जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं जल्दी जल्दी, इधर 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 ऐसे ऐसे करके ज्यादा मूव कर रहे हैं। अब इनके ज्यादा मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, जो पहले पार्टिकल्स इतने क्लोज थे, ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो चलो इतने क्लोज थे, लेकिन अब जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा वाइब्रेट करने लग गए। अब वो ज्यादा वाइब्रेट 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 कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो पार्टिकल जो हो गया वो क्या हो गए, वो उड़ते पंछी बन गए, मतलब वो पंछी बन के उड़ते रहेंगे, उड़ जाएंगे। मतलब कहाँ उड़ जाएंगे भाई, हवा में उड़ जाएंगे। तो हवा में उड़ जाएंगे तो कैसे उड़ेंगे, वेपर की फॉर्म में उड़ेंगे, है ना। तो क्या हुआ, जब हमारे पास नॉर्मल पानी था तो उसमें वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी वीक थी क्योंकि वो लिक्विड था। जब उसके पार्टिकल ज्यादा 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 वाइब्रेट करने लग गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई पार्टिकल्स की, तो क्या हुआ, पार्टिकल जो है वो खुले पंछी हो गए, आजाद हो गए। आजाद होने के बाद वो क्या हो गए, हुर्र हो गए, उड़ गए, ठीक है। इसी को हमने क्या बोल दिया कि भाई वो वेपर की फॉर्म में चले गए, है ना। तो क्या हो गया, अब यहाँ पर क्योंकि हमने उसको खुद गैस नहीं जलाया था, खुद उसको हीट एनर्जी नहीं दी थी, खुद उसको बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं रीच करवाया था, तो क्या हो गया, यहाँ पर इस टर्म को हम इवेपोरेशन बोल देंगे। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट तक उसे रीच करवाएं, 100 डिग्री सेल्सियस करें, उसके बाद जाके पानी जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो, तो वो वेपराइजेशन हो जाएगा। इवेपोरेशन में क्या होगा, आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका सरफेस वाटर है, क्योंकि वो ज्यादा गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू द डीप वाटर, तो क्या होगा, ज्यादा गर्म होने की वजह से वो क्या करेगा, पार्टिकल्स मूव करेंगे, पार्टिकल्स मूव करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी और पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे। ये जो पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उड़ गए विदाउट 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 making the temperature 100 degree Celsius is known as evaporation. evaporation तो वही हो गया हमारा evaporation। क्लियर है, कोई भी डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे वो वेपर बन रहे हैं बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब अभी तक रीच नहीं हुआ है, तो बॉइलिंग पॉइंट ना रीच हो लेकिन तब भी वेपर्स बन जाए तो क्या बोल देंगे हम, इसे इवापोरेशन बोल देंगे। ओके मैम, आ गया समझ, आ गया नहीं आया कमेंट सेक्शन में बता दो, तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तब तक मैं स्लाइड चेंज कर देती हूँ, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता दीजिए। डन, हाँ जी, आ गया अच्छे से। ओके, तो बढ़े अब हम आगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इवेपोरेशन इफेक्ट होती है या अफेक्ट होता है उस पे। अब भाई इवेपोरेशन पे भी अफेक्ट होता है, वो भी कुछ फैक्टर्स है। हाँ होता तो है, पर कैसे होता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्या होता है, ये सब पढ़ लेंगे, ये सब समझ भी लेंगे। पर एक बार पहले एक्टिविटी देख लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी ने हमें क्या एक्टिविटी दी है इवेपोरेशन के चेंज होने पे, मतलब फैक्टर्स जो इवेपोरेशन के रेट को चेंज कर दे, कम कर दे या ज्यादा कर दे। सो एक्टिविटी 1.14 सेज
टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। तो आपने क्या करना है, आपने 5 ml पानी लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। तो भाई मैंने ले ली एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और इसके अंदर मैंने भर दिया पानी। कितना भर दिया, 5 ml। ओके, तो मैंने इसमें 5 ml वाटर जो है वो भर दिया है। डन। ओके, एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। तो इसको अब अपने पानी को जो टेस्ट ट्यूब में है उसको या तो आप पंखे के नीचे रख दो, या फिर आप सनलाइट के नीचे रख दो, है ना, या फिर आप विंडो के पास रख दो। ठीक है भाई, रख लेंगे। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। अब आपने क्या करना है, एक ओपन चाइना डिश ले लेनी है। चलो भाई चाइना डिश ले लेते हैं। ये हो गई हमारी चाइना डिश। अब ये जो हमारी चाइना डिश है इसके अंदर भी हमें क्या लेना था, पानी लेना था। चलो भाई इसमें भी पानी ले लेते हैं। ठीक है जी, तो हो गया इसमें भी हमारा पानी। ओके, इन ओपन चाइना डिश, ओपन चाइना डिश में हमने पानी रख दिया। एंड कीप इट इनसाइड अ कबर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास। तो अब आप इस चाइना डिश वाले वाटर को या तो आप किसी शेल्फ के ऊपर रख दो, है ना, या फिर किसी कबर्ड के अंदर डाल दो। अब क्या होगा, कबर्ड के अंदर डाल दिया तो वो जो चीज है उसमें ना डायरेक्ट सनलाइट आएगी, ना ज्यादा पंखे की हवा आएगी, ना एसी की हवा आएगी, ना कोई और हवा आएगी। टेम्परेचर उस पर ज्यादा चेंज ही नहीं होगा। जब ज्यादा चेंज नहीं होगा तो क्या इवेपोरेशन अच्छे से हो पाएगा? आई डोंट थिंक सो, बट देख लेंगे। चलो ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब इसने क्या बोला, सेकंड वाला रह गया क्या? चलो ठीक है। इसने बोला टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश। अब आपने एक और ओपन चाइना डिश ले लेनी है। ठीक है, तो आपने एक और ओपन चाइना डिश ले ली, उसके अंदर भी आपने उतना ही पानी भर दिया। चलो जी, भर दिया हमने उतना ही पानी उसके अंदर भी। उसके बाद इसने बोला एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। और इसको जो है फैन और विंडो के बीच में के नीचे रख दो। तो भाई यहाँ पर इसको मैंने रख दिया है विंडो के पास या फिर फैन के पास। तो भाई फैन मैं ऐसे बना रही हूँ, मुझे फैन बनाना आता नहीं है क्योंकि, ठीक है, तो ये हो गया मेरा फैन। ठीक है, इसको भी मैंने फैन के पास रखा था। ठीक है, और इसको मैंने किसी कपबोर्ड के अंदर डाल दिया था या फिर शेल्फ पे रख दिया था। क्लियर है? चलो देख लिया हमने, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। आप रूम टेम्परेचर देख लेना। अब इस टाइम पे क्योंकि गर्मी है तो 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होगा। ठीक है, रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन दी अबव केसेस। अब आपने देखना है कि किसमें जल्दी जो है इवेपोरेशन हुआ, किसमें जो पानी है वो खुद उड़ गया। अब एक चीज बताओ यार, ये जो है इसमें पानी जल्दी जाएगा, इसमें जाएगा, या इसमें, मतलब किस में जो है पानी वो जल्दी उड़ जाएगा? तो किस में उड़ेगा भाई? इसमें तो मुझे लगता नहीं है इतनी जल्दी उड़ेगा। इसमें तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता कि इतनी जल्दी उड़ेगा। लेकिन हाँ, इसके बारे में हम कुछ सोच सकते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ऐसी चाइना डिश की बात कर रहे हैं जहां पर जो वो कबर्ड में है या फिर शेल्फ पे रखी हुई है, जहां पर ना डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, ना डायरेक्ट हवा आ रही है, ना कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर जो पानी के उड़ने की मतलब इवेपोरेशन होने के चांसेस है ये कम हो जाते हैं भाई, साफ सीधी बात है, हम सबको अच्छे से पता है। तो भाई यहाँ पर तो सबसे लेट जो है हमारा इवेपोरेशन होगा। अब बात करते हैं हम फर्स्ट केस की और थर्ड केस की। ये जो फर्स्ट केस है इसको भी मैंने पंखे के नीचे रख दिया, और ये जो मेरा थर्ड केस है इसको भी मैंने पंखे के नीचे रख दिया है। बट इन दोनों में से इवेपोरेशन किस में जल्दी होगा? किस में जल्दी होगा यार? अच्छा एक चीज बताओ, अगर आप जो चाय है वो पीते हो और वो आप एक स्टील के ग्लास में पी लेते हो, ठीक है, तो वो जल्दी ठंडी होगी, या फिर आप जो चाय है उसको एक जो सॉसर होता है ना, जो हमारी कप के नीचे वाली प्लेट होती है, उसके ऊपर डाल के पीते हो? तो अब आप बताओ, कप में या फिर ग्लास में चाय ज्यादा गर्म थी, या फिर सॉसर में? किसको आप इजीली पी पाए? सॉसर वाली को, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा था। सरफेस एरिया ज्यादा था मतलब ऊपर से जो चाय थी वो ज्यादा एयर के कांटेक्ट में आ रही थी। जब वो ज्यादा एयर के कांटेक्ट में आ रही थी तो उसके पास क्या हुआ, उसके साथ इवेपोरेशन ज्यादा हो गया, है ना। और यहाँ पर भी वो हवा आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है वो सिर्फ इतना सा है,
और इतना सा सरफेस धीरे 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 इवेपोरेट होगा। लेकिन यहाँ पर जो सरफेस आ रहा है वो इतना बड़ा है, तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा इवेपोरेट होगा। यहाँ के पार्टिकल धीरे मतलब क्या होगा, ऊपर तो जाएंगे, इवेपोरेशन होगा यहाँ पर भी, बट यहाँ पर क्या होगा, इसके मुकाबले कम इवेपोरेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी के पार्टिकल्स भी ज्यादा हो जाएंगे या चाय के पार्टिकल्स भी ज्यादा हो जाएंगे। चाय के पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे तो पार्टिकल्स जब वेपर की फॉर्म में ऊपर उड़ेंगे तो वेपर भी ज्यादा होंगे। साफ सीधी सी बात है। तो इसने बोला कि किसके अंदर जो है इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होगा, तो भाई सबसे ज्यादा इवेपोरेशन इसमें होगा, उससे कम इसमें होगा और सबसे कम इसमें होगा, है ना। तो ये हमें पता चल चुका है। ओके, डन। तो आपने रूम टेम्परेचर भी देख लिया, कितना टाइम और कितने डेज लगे वो आप मेरे को बताओगे, ठीक है, कि कितना टाइम लगा वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि आपने ये एक्टिविटी अपने घर पे करके देखनी है। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे। अब आप बारिश वाले दिन में इसको करके देखना। तो आप जब बारिश वाले दिन इसे करके देखेंगे ना, तो आपको जो है उस टाइम इवेपोरेशन का रेट स्लो मिलेगा। मतलब मान लो कि अगर ये जो है ये 5 घंटों में हो रहा था, मान लो, ठीक है, मान लो अगर ये 5 घंटों में हो रहा था ना, तो रेनी डे पे ये कम से कम 7 या 8 घंटे लगा देगा। क्यों? क्योंकि रेनी डे पे ह्यूमिडिटी आ जाती है ना, चिपचिपाहट आ जाती है, और जो है ज्यादा विंड भी नहीं चल रही होती, हवा भी ज्यादा नहीं होती, सूरज भी ज्यादा नहीं होता, है ना, मतलब गर्मी भी नहीं होती, तो क्या होता है, इवेपोरेशन कम हो जाती है। डन। व्हाट डू यू इन्फो अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से आपको क्या फर्क पड़ता है, सरफेस एरिया से क्या फर्क पड़ता है, विंड से क्या फर्क पड़ता है आपको, और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी से क्या फर्क पड़ता है, और इवेपोरेशन से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हमें जो है इवेपोरेशन पे इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है, तो अब हम ये बात डिस्कस करेंगे, बट आगे अपनी स्लाइड में, ठीक है। तो साथ ही साथ डिस्कस करते रहेंगे और इस एक्टिविटी से भी इस चीज को समझते रहेंगे। डन। ओह नो, चलिए, ये तो दिख ही नहीं रहा ना शायद आपको, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, चलिए कोई बात नहीं, मैं लिख के बता दूं। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद, अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सरफेस एरिया जो है आपका, उसको अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो इवेपोरेशन कैसा होगा, अगर आप डिक्रीज कर दोगे किसको, ह्यूमिडिटी को, तो कैसा होगा, ठीक है। अगर आप इंक्रीज कर दोगे किसको, टेम्परेचर को, तो कैसा होगा, और अगर आप इंक्रीज कर दोगे विंड स्पीड को तो कैसा होगा। चलिए देखते हैं। अगर हम अपने सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, तो हमने नोटिस किया था कि अगर मैं सरफेस एरिया को ज्यादा बढ़ा दूंगी तो पार्टिकल जो कांटेक्ट में आएंगे, पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे होंगे, जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वो जल्दी 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 उड़ जाएंगे। तो मुझे साफ पता चल गया कि भाई अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूं ना, तो मेरा इवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। चलो पढ़ लेते हैं। We know that evaporation is a surface phenomena. हम सभी को पता है जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमेना है। भाई कैसे पता है, भाई ऐसे पता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर पानी है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास पानी है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास ये पानी है, तो ये जो पानी ऊपर इवेपोरेट होगा वो पानी यही वाला होगा, ऊपर वाला ही वो पानी होगा, यही वाला पानी होगा, ऊपर वाला पानी होगा, नीचे वाला पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा, है ना। मतलब नीचे वाला पानी कब इवेपोरेट होगा, जब सारा ऊपर वाला पानी इवेपोरेट हो चुका होगा। तो भाई ये क्या हो रहा है, ये तो ऊपर सरफेस है, तो भाई हमें साफ पता चल गया कि जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है, वो एक सरफेस फिनोमिना है, फिनोमिनन। ओके, तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज। अगर मैं इस सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हूँ, मतलब एक जगह मेरा ये था सरफेस एरिया इतना सा, और यहाँ पर मेरा जो सरफेस एरिया वो इतना ज्यादा है, तो किसमें इवेपोरेशन ज्यादा होगी, भाई इसमें होगी, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा हिलेंगे तो ऊपर उड़ जाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी कम हो जाएगी। तो जैसे ही हम अपने सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे, तो हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। डन, ठीक है जी, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कर दूं रब, कर दिया जाए। ओके,
नेक्स्ट, ओ नो, दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? भाई एक चीज बताओ, इवेपोरेशन जो है वो कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ मैम, कैसे हुआ? चलो बता देते हैं कैसे हुआ। ठीक है, तो मेरे पास ये जो है ये था और ये टेस्ट ट्यूब था। चलो सरफेस एरिया की तो हम बात ही नहीं कर रहे। ओके, अब इसके अंदर था पानी। क्या था इसके अंदर? पानी। ठीक है भाई, सारा पानी था। अब इसने बोला कि अगर क्या हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो मतलब सनलाइट वगैरह ज्यादा हो, रूम का टेम्परेचर ज्यादा हो, तो क्या होगा भाई? अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? पानी के पार्टिकल्स का मोशन, टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो पार्टिकल्स का मोशन ज्यादा हो जाएगा। मोशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। मोशन ज्यादा हो जाएगा तो पार्टिकल्स में क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कितनी आएगी? कम आएगी या ज्यादा आएगी? भाई मैम ज्यादा आएगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम कम कर पाएगा या ज्यादा कर पाएगा? मैम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम कर लेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम करके कहाँ चला जाएगा? उड़ जाएगा। उड़ जाएगा मतलब वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो इवेपोरेशन जो है हमारी, इवेपोरेशन वो ज्यादा हो जाएगी। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब हम इसे पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने लिखा, कह रहे हैं विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। अब जब आप पार्टिकल्स के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो, सॉरी, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो तो जो पार्टिकल्स है उनको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलती है, और जब उनको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो उनका इवेपोरेशन भी ज्यादा हो जाएगा। बहुत सिंपल। चलो जी ठीक है। ओके, अब इसे रब करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं डिक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी, डिक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। डन। तो अब एक चीज बताओ, हमने अभी देखा था अपनी पहली वाली एक्टिविटी में कि जब ह्यूमिड ह्यूमिड वाला मौसम होता है, रेनी मौसम होता है, तो ह्यूमिडिटी हो जाती है। ह्यूमिडिटी हो जाती है मतलब जो हमारा आसपास का सराउंडिंग है, हमारी आसपास के जो एटमॉस्फेयर है या जो हमारे आसपास की एयर है, उसके अंदर, उसके से क्या होता है, हमें जब ह्यूमिड डे होता है चिपचिपा लगता है ना? चिपचिपा लगता है ना, पूरी बॉडी पे ऐसे गंदा सा लगता है, चिपचिपा सा। तो चिपचिपा सा क्यों लगता है? क्योंकि उस टाइम जो हमारा एयर है उसके अंदर बहुत 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 ज्यादा वाटर वेपर आ जाते हैं। इतने वाटर वेपर आ जाते हैं कि हमारी जो एयर है उसे ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाती, और इतने इनफ जो है हमारे वाटर पार्टिकल्स या वाटर वेपर्स एयर के अंदर आ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हमें चिपचिपा फील होता है। अब जब हमें चिपचिपा फील होता है तो आप देखेंगे कि आप जो है आपको गर्मी भी ज्यादा लगेगी। क्यों गर्मी ज्यादा लगेगी? जब ह्यूमिडिटी होती है ना, आप ध्यान रखना कि आपको गर्मी ज्यादा लगेगी एज कम्पेयर टू अ सनी डे, जब धूप निकली हो। क्यों? क्योंकि जब गर्मी, चिपचिपाहटपन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर आपके पास और आते रहेंगे और आते रहेंगे, तो आप चिपचिपा फील करोगे। और अगर वाटर वेपर उड़ जाएं तो क्या होगा, आपको ठंडक मिलेगी, राहत मिलेगी। वो अभी हम देखेंगे कैसे, जब हम पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डिक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो हमारे एयर में वाटर वेपर हमेशा रहते हैं, ठीक है। दिस द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। बट हमारी एयर जो है वो क्या कर पाती है, वो एक टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही होल्ड कर पाती है। लेकिन जब रेनी सीजन होता है, जब ह्यूमिडिटी होती है, तो उस टाइम पे वाटर वेपर बहुत ज्यादा आ जाते हैं। If the amount of water in the air is already high, the rate of evaporation decreases. तो जब ह्यूमिडिटी होगी, मतलब वाटर वेपर पहले से ही एयर में होगा, तो उस टाइम पे और वाटर वेपर नहीं बन पाएंगे, और वाटर वेपर नहीं बन पाएंगे तो मतलब इवेपोरेशन नहीं हो पाएगी। भाई सिंपल सी बात है। तो अगर आप ह्यूमिडिटी को कम कर दो तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी। और अगर आप ह्यूमिडिटी को बढ़ा दो तो इवेपोरेशन कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई साफ सी बात है, ह्यूमिडिटी बढ़ी, इवेपोरेशन कम हुई, ह्यूमिडिटी कम हुई, इवेपोरेशन ज्यादा हुई। साफ सीधी बात। डन। ओके, इंक्रीज इन द विंड स्पीड। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, विंड की स्पीड को आपने इंक्रीज कर देना है, विंड स्पीड। ओके, it is a common observation that the clothes dry faster on a windy day
With the increase in the wind speed, the particles of the water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. तो भाई एक चीज बताओ, जब आपकी मम्मी जो है या आपके घर पे जो भी कपड़े धो रहा है या आप कपड़े धो रहे हैं या मैं धो रही हूँ, तो क्या होगा, हम जो है ना, हम देखते हैं कि यार हम ना धूप निकली हुई है, जल्दी से कपड़े डाल दो, जल्दी जल्दी सूख जाएंगे। होता है ना ये। चलो धूप वाला तो हो गया, मतलब टेम्परेचर वाली बात हो गई थी हमारी। ठीक है, जब बारिश वाला मौसम होता है तो हमारे कपड़े कैसे हो जाते हैं, ऐसे मतलब जल्दी सूखते नहीं है ना। जल्दी सूखते नहीं है तो भाई ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से इवेपोरेशन हमारी कम हो जाती है। उसके बाद टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। अच्छा, और अगर हम बात करें सरफेस एरिया की, तो भाई जब मैं कपड़े सुखाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टाल है, ठीक है, ये है मेरे पास एक टाल। अब मैंने इस टाल को धो लिया, ठीक है भाई, धो दिया अच्छे से। अब जब मैंने इस टाल को धो दिया तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको सुखाने के लिए ऐसे करके डाल दूं रस्सी पे, मान लो ये रस्सी है मेरा हाथ, ऐसे करके डाल दूं ना, तो ये आराम से जाएगा नहीं, मतलब आराम से जल्दी सूखेगा नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको ना खोल के डालती हूँ। आपने देखा होगा कि घर पे जो भी कपड़े धोता है, वो जो है कपड़े वो खोल कर डालते हैं। कपड़े जो हैं वो खोल के डालते हैं, मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो हमारा इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हाँ जी, ये भी हो गया। अब हम लास्ट पॉइंट पे थे और वो था विंड स्पीड। भाई एक चीज बताओ, हवा बिल्कुल नहीं चल रही और मैंने कपड़ा जो है सूखने के लिए डाला हुआ है, तो क्या ये कपड़ा जल्दी से सूख जाएगा? सूख जाएगा, पर टाइम लेगा। लेकिन अगर अच्छी सी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, मजा आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, कपड़ा जो है वो जल्दी सूख जाएगा। मान लो ये जो मेरा टाल है, ये सूखना था 1 घंटे में, नॉर्मल डे पे, जब ज्यादा विंड नहीं आ रही थी। लेकिन अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो ये जो है ये आधे घंटे में ही सूख जाएगा। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि विंड स्पीड अगर बढ़ती है तो क्या होता है, हमारा कपड़ा जो है जल्दी सूख जाता है, मतलब इवेपोरेशन ज्यादा हो जाती है। पर ये इवेपोरेशन हुई कैसे, विंड के चलने से इवेपोरेशन कैसे तेज हो गई? इवेपोरेशन इसलिए तेज हुई क्योंकि विंड आई और जो हमारे कपड़े के गीले पार्टिकल थे, वाटर पार्टिकल थे, उन्हें उड़ा के ले गई। जब वाटर पार्टिकल उड़ के चले गए तो कपड़े के पास क्या बचा, कोई वाटर पार्टिकल नहीं बचा। और कपड़े के पास कोई वाटर पार्टिकल नहीं बचा, मतलब क्या हो गया, इवेपोरेशन हो गया, है ना। तो हमें क्या पता चला, जब विंड आती है और कोई भी चीज गीली है तो विंड की वजह से इवेपोरेशन जल्दी हो जाती है, क्योंकि विंड जो है वो अपने साथ 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 क्या करती है, पार्टिकल को, वाटर वेपर को ले जाती है, वाटर के पार्टिकल को ले जाती है। ओके डन, कोई दिक्कत इसमें? तो अब एक बार इसे पढ़ लेते हैं। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, मतलब जो हमारे कपड़े हैं वो जल्दी जो है वो सूख जाते हैं जब हवा चल रही होती है। विद इंक्रीज इन विंड स्पीड, जैसे ही विंड की स्पीड इंक्रीज होगी, पार्टिकल्स ऑफ द वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, तो जो वाटर वेपर के पार्टिकल थे वो हवा के साथ ही चले जाते हैं। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, अब जब क्या हुआ, जब हवा के साथ वाटर वेपर चले गए तो आसपास क्या ज्यादा वाटर वेपर रहेंगे? नहीं भाई, वो भी तो हवा के साथ ही जाएंगे। तो क्या होगा, हमारे सराउंडिंग में जितने भी वाटर वेपर है वो भी विंड के साथ चले जाएंगे और हमारे सराउंडिंग में जो वाटर वेपर थी उनकी जो है क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार इसका ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करोगे तो आपका इवेपोरेशन जो है वो भी इंक्रीज होगा, मतलब आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। कपड़े वाला एग्जाम्पल दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर आप टेम्परेचर भी बढ़ा दोगे ना तो क्या होगा, तो भी आपका इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बोला कि अगर आप विंड स्पीड, मतलब विंड को बढ़ा देते हो तो भी आपका इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। भाई साफ बात है, ठीक है। और हमने लास्ट में देखा कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन बेचारा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि पहले से ही हमारे एयर के अंदर बहुत ज्यादा
पानी के वेपर्स आ जाएंगे, वाटर वेपर आ जाएंगे, और हमारा जो एयर है वो इतने ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इतने ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाएगा तो जो वाटर वेपर पहले से था वो वहीं पे ही रहेगा, और क्या होगा, इवेपोरेशन जल्दी से नहीं होगा। वही साफ सीधी सी बात है। इवेपोरेशन का एक और चीज हमें पता चली कि इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है, मतलब जो ऊपर वाला पानी है वो ही जल्दी इवेपोरेट होगा एज कंपेयर टू द डीप वाटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये आप सभी को अच्छे से क्लियर है? एक बार दोबारा से कपड़े वाला एग्जांपल देखेंगे कि जब घर पे कपड़े सूखने के लिए डाले जाते हैं तो उन्हें खोल कर डाला जाता है ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए और वाटर वेपर या वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो इजीली इवापोरेट हो जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा, तो हमारे जो इवेपोरेशन है वो बहुत कम हो जाएगी, इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ इतना सा जो है सरफेस वो कांटेक्ट में आ रहा है एयर के। ठीक है, तो इवेपोरेशन सिर्फ यही होगी और जो मेरा नीचे वाला कपड़ा है वो गीला रह जाएगा, है ना, और बहुत ज्यादा टाइम लगा देगा। तो इसलिए सरफेस जो है हमारा, सरफेस एरिया अगर ज्यादा हो तो इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होती है। डन। फिर हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ा दो। भाई अगर ठंड का मौसम होता है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर कम है, ठंडे मौसम में आप हमेशा देखोगे आपके घर वाले जो है वो टेंशन में रहते हैं, यार कपड़े ही नहीं सूख रहे, कपड़े ही नहीं सूख रहे, 2 दिन हो गए कपड़े ही नहीं सूख रहे। मेरे घर पे तो बहुत होता है ना। लेकिन गर्मियों के टाइम पे क्या देखोगे, सुबह कपड़े डाले 2-3 घंटे बाद सूख गए, है ना, होता है ना, 1 घंटे बाद ही सूख जाते हैं कभी कभार। तो हमें साफ पता चल गया जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो कपड़ा है क्या है जल्दी से मतलब सूख गए, मतलब इवेपोरेशन भी बढ़ गया, है ना। टेम्परेचर बढ़ा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम हुआ तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। ठीक है जी, हमने ये सरफेस एरिया वाला भी देख लिया, टेम्परेचर वाला भी देख लिया, विंड वाला देख लेते हैं। हवा तेज चल रही होगी तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, तो मतलब साफ सी बात है, हवा तेज तो इवेपोरेशन तेज। ठीक है, उसके बाद ह्यूमिडिटी। भाई अगर बरसात वाला मौसम है तो जल्दी से कपड़ा हमारा नहीं सूखता, है ना, तो कपड़ा जल्दी से नहीं सूखता, तो भाई ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी की वजह से इवेपोरेशन कैसी हो गई, कम हो गई, क्योंकि कपड़ा जल्दी सूख ही नहीं रहा। तो अब आप देखो सारे सारे फैक्टर्स हमने सिर्फ एक कपड़े सुखाने वाली तरीके से कर लिए हैं। क्या आपको अब ये अच्छे से समझ आ चुका है? क्या इसमें आपका कोई भी डाउट है? अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं। डन। ओके, आगे बढ़े। पेन कहाँ गया? पेन पेन पेन, ये रहा। ठीक है, हाउ डज द इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो अब ये बोल रहा है कि ये जो इवेपोरेशन है ये कूलिंग कैसे करता है। भाई एक चीज बताओ हमने देखा, मैं क्या हुआ, मैं ना स्कूल में बैठी हुई, ठीक है, स्कूल में बैठी हुई, पसीने आ रहे, गर्मी लग रही, गर्मी का मौसम, स्कूल में मेरे एसी भी नहीं। अब मैं क्या करूं, और इतनी बड़ी क्लास है, पंखे सिर्फ 2 या 3 है या 4 है, इससे ज्यादा तो है नहीं। अब क्या हो रहा है, पसीने ही पसीने आ रहे हैं। लेकिन मैं जैसे ही बाहर जाती हूँ, ठीक है, और मैं पीछे बैठ जाती हूँ स्कूटी के या फिर अपनी स्कूटी चलाने लग जाती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ भाई कि मेरा सारा पसीना उड़ गया। और उसके बाद जिस टाइम पे मैं पसीने में थी तो मुझे ज्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन अब जब मैं सूख रही हूँ, धीरे धीरे मेरा जो स्वेट है वो सूख रहा है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, मुझे ठंडा ठंडा लग रहा है। होता है या नहीं होता? होता है भाई, मेरे साथ तो होता है, आपके साथ भी होता है ऑब्वियसली। अब ये बात अलग है कि आप बोलोगे मैम मम्मी तो स्वेटिंग ही नहीं होती, हम तो परस्पायर ही नहीं करते। भाई आप भी करते हैं, अगर आप गर्मी में रहेंगे तो, है ना। अब आप एसी में तो परस्पायर नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है चलिए, अब इन्होंने बोला हमें कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो ये इवेपोरेशन जब हुई तो ये कूलिंग कैसे कर रही थी। अब एक चीज बताओ, मैंने क्या बोला, मैं बाहर गई, मेरा पसीना सूख रहा था, पसीना सूख रहा था तो हवा में तो जा रहा है पसीना, और कहाँ जा रहा है, कहीं इकट्ठा थोड़ी ना हो रहा है, वो बाल्टी में थोड़ी ना उसको हम निचोड़ के डाल रहे हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वो जब हम उसे बाल्टी में निचोड़ के नहीं डाल रहे, कहीं इकट्ठा नहीं कर रहे उस स्वेटिंग को, तो वो कहाँ जा रहा है, वो हवा में ही तो उड़ रहा है। हवा में ही उड़ रहा है मतलब वो क्या हो रहा है, वाटर वेपर ही बन रहा है। वाटर वेपर ही बन रहा है तो क्या हो रहा है, वो हवा में उड़ जाएगा, है ना। तो जब वो हवा में उड़ रहा है तो उस टाइम पे हमें कूल कूल फील हुआ, ठंडा ठंडा फील हुआ। ठीक है, हुआ ना, हुआ। ओके, इन एन ओपन वेसल, इन्होंने बोला एक ओपन वेसल देखो, द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। ये बोलते हैं कि अगर आप कोई खुला हुआ वेसल लेते हो और इसके अंदर आपके पास लिक्विड है या पानी है, तो ये जो पानी है ये इवेपोरेट होता रहेगा, ये जो पानी है ये इवेपोरेट होता रहेगा, मतलब इसके वाटर वेपर बनते रहेंगे, वाटर वेपर, ठीक है, बनते रहेंगे। भाई साफ सी बात है। ओके, the particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost
ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो इन्होंने बोला कि भाई अब आप एक चीज बताओ, आप अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी सारी एनर्जी लूज कर रहे हो, है ना, कर रहे हो। बट आपको एनर्जी, अगर आप लूज कर रहे हो तो आपको एनर्जी चाहिए भी तो है। तो जब इवेपोरेशन होता है ना, तो वाटर का पार्टिकल जो है, क्योंकि वो वेपर बना, तो ये क्या होगा, जब वाटर का पार्टिकल था और ये वेपर का पार्टिकल था, तो वाटर से वेपर का पार्टिकल बनने के लिए वाटर ने कितनी एनर्जी को लूज किया, क्योंकि उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम किया, जल्दी 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 वाइब्रेशन की, तो वाइब्रेशन भी करी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी कम करा, तो क्या हो गया, इस बेचारे की सारी एनर्जी लूज हो गई और ये थक के बैठ गया। अब जब ये थक के बैठ गया तो इससे तो एनर्जी चाहिए। अब ये क्या सोचता है, ये हो जाता है चतुर, ठीक है, वाइज। और ये क्या करता है, कहता है अच्छा मेरी एनर्जी गई, रुक जा बेटे इधर आ, चल तेरे से एनर्जी लेता हूँ, चल तेरे से लेता हूँ, चल तेरे से लेता हूँ, और उसके बाद हवा में उड़ जाएगा, वेपर बन जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या करा, जब ये थक हार गया ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, क्या बोलते हैं, ओवरकम करते हुए, नाचते नाचते, मूव करते करते, तो इसने क्या करा, भाई मैं थक गया हूँ पर मेरे को तो ऊपर जाना है, मुझे तो अब ऊपर भागना है, अब तो मैं हवा में उड़ूंगा। तो ये क्या कहता है, चल इधर आ तू भी, चल तू भी इधर से आ, ठीक है। तो ये क्या करता है, एनर्जी को ले लेता है बाकी पार्टिकल्स से, बाकी वाटर पार्टिकल्स से ये एनर्जी को ले लेगा, ओके। तो इसने क्या करा, जो भी इसने एनर्जी को लूज किया था, क्या पढ़ा इसमें हमने, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो जो एनर्जी वो इवेपोरेशन के टाइम पे लूज कर रहा था, वही एनर्जी वो अपनी सराउंडिंग से ले लेता है। Then, this absorption of energy from the surrounding make the surrounding cold या फिर cool, ओके। तो अब इन्होंने बोला कि भाई एक चीज बताओ, मैं हूं वाटर पार्टिकल, ठीक है, ये भी वाटर पार्टिकल, ये भी वाटर पार्टिकल, मान लो कोई दो इंसान है या कोई भी मान लो, ठीक है, तो मैं वाटर पार्टिकल, ये भी वाटर पार्टिकल, ये भी वाटर पार्टिकल। अब मैं थक गई हूँ हिल के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ के, मैंने क्या करा, इससे भी एनर्जी ले ली, इससे भी एनर्जी ले ली। कौन सी एनर्जी ली, हीट एनर्जी, क्योंकि ये पानी गर्म था, ये भी पानी गर्म था, क्यों गर्म था, क्योंकि ये तो सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा था, है ना। तो भाई ये दोनों पानी गर्म थे और इनकी गर्म वाली मतलब हीट एनर्जी मैंने इससे भी ले ली, इससे भी ले ली, और मैं उड़ गई। अब एक चीज बताओ, इसके पास, बेचारे के पास हीट एनर्जी नहीं बची, इस बेचारे के पास हीट एनर्जी नहीं बची, तो ये कैसे हो गए, बेचारे ठंडे हो गए, है ना। अब जब ये बेचारे ठंडे हो गए, तो बाकी पार्टिकल्स भी कैसे हो गए, ठंडे हो गए, क्योंकि बाकी भी वहां पे और भी पार्टिकल्स होंगे जो थक गए थे, उन्होंने क्या करा, बाकी सारी हीट एनर्जी सबसे ली, और सारी हीट एनर्जी लेके हम सारे जो हैं चालाक चतुर लोग, वो उड़ गए हवा में, मस्त मजे करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, है ना। और ये जो बेचारे शरीफ लोग थे, ये क्या हो गए, ये नीचे बैठे रहे, और ये जो है ये ठंडे हो गए, क्योंकि हम तो इनकी सारी एनर्जी लेके भाग गए। इससे हमें पता चला कि जैसे ही मेरा इवेपोरेशन हुआ, मेरी सारी सराउंडिंग ठंडी हो गई, है ना। पता चला, नहीं पता चला। तो हमें ये पता चला कि जब भी, जैसे यहाँ पर जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल इधर इधर से एनर्जी लेगा, ठीक है, और खुद तो ये उड़ जाएगा, खुद तो ये उड़ जाएगा, और ये जो पार्टिकल है ये बेचारे अब ठंडे पड़ जाएंगे, ठीक है, और ये पार्टिकल अब ठंडे पड़ गए, ऐसे ही ये सारे पार्टिकल ठंडे पड़ जाएंगे और गर्म वाले पार्टिकल सारे ऊपर उड़ जाएंगे। जब ये सारे पार्टिकल ठंडे हो गए, गर्म वाले पार्टिकल ऊपर उड़ गए, तो ये पानी कैसा हो गया, ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया। वही साफ सीधी सी बात है। आया समझ में अच्छे से, आया या नहीं आया बता दीजिए। ओके, चलिए। What happens when you pour some acetone या फिर nail polish remover on your palm? अब भाई एक चीज बताओ, कभी ये सब हरकतें करी हैं, करी है क्या, कभी आपने नेल पेंट रिमूवर अपने हाथ पे डाला है, तो भाई अगर आप डालोगे ना तो क्या होगा, आपको बड़ा ठंडा ठंडा लगेगा, मतलब आप अपने पाम पे इसे डालना, ठंडा ठंडा लगेगा, और आप थोड़ी देर बाद देखोगे भैया ये तो सारा उड़ गया, ये जो नेल पेंट रिमूवर था ये तो सारा उड़ गया, अभी तो मैंने पानी सा डाला था ये, अब ये सारा उड़ गया, लेकिन मुझे तो ठंडा ठंडा फील हो रहा है। हुआ क्या यहाँ पर, हुआ ये कि नेल पेंट रिमूवर डाला, वो सरफेस में आया, सरफेस के कांटेक्ट में आया, मतलब उसका सरफेस आ गया, और वो एयर के कांटेक्ट में आ गया। अब एयर के कांटेक्ट में आया तो वहां पे टेम्परेचर भी काम कर रहा होगा, विंड भी काम कर रही होगी, सरफेस एरिया भी काम कर रहा होगा, ह्यूमिडिटी भी काम कर रही होगी। जब वो सारी चीजें काम करने लगी, तो ये जो है इसके पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ गई, और ये भी नाचने लग गए, मूव करने लग गए। जब ये मूव करने लग गए, ये भी थक गए। अब ये थक गए तो अब ये क्या करेंगे, इन्हें तो उड़ना था, ये तो भाई बाहर आए हैं उड़ने के लिए, आजादी लेने के लिए,
तो ये उड़ना चाह रहे थे, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने चुपके से मेरे पाम की सारी हीट एनर्जी ली और खुद उड़ गए। अब भाई बेचारे मेरे पाम के पास हीट ही नहीं रही, और जब मेरे पाम के पास हीट ही नहीं रही तो मेरा पाम कैसा हो गया, ठंडा हो गया। तो इसीलिए अगर हम अपने हाथ पे एसीटोन या फिर नेल पेंट रिमूवर डालते हैं तो हमारा हाथ या पाम क्यों ठंडा लगता है, क्योंकि इवेपोरेशन हुआ, और इवेपोरेशन की वजह से जो भी मेरे सराउंडिंग के हीट एनर्जी वाले पार्टिकल्स थे वो सारी मेरे जो पार्टिकल्स थे उन सब की हीट एनर्जी जो है वो एसीटोन ले गया, और एसीटोन ले गया तो इसी वजह से क्या हुआ, मेरे को ठंडा ठंडा फील हुआ। डन। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। तो इन्होंने बोला कि ये जो वाटर एसीटोन के पार्टिकल है, इन्होंने आपकी हथेली से, आपकी पाम से या फिर आपकी सराउंडिंग से क्या ली, एनर्जी ली। कौन सी एनर्जी ली, हीट एनर्जी। और जैसे ही इन्होंने हीट एनर्जी ली तो इसकी वजह से आपकी जो पाम है वो कूल हो गई, है ना। कब कूल हुई, जब वहां पे इवेपोरेशन हो गया। एंड इवेपोरेट, ठीक है, तो क्या हुआ, पाम से इन्होंने आपकी हीट एनर्जी ली और उसके बाद ये इवेपोरेट हो गए पार्टिकल्स, और जब ये पार्टिकल्स इवेपोरेट हो गए तो आपको आपकी पाम जो है वो ठंडी ठंडी फील होने लग गई। ओके, क्लियर है ये अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है तो बता दो, वरना रब कर देते हैं, कर दे। ओके, करते हैं, डन। अब पढ़ते हैं आगे। इन्होंने लिखा आफ्टर हॉट सनी डे, कह रहे थे जब बहुत ज्यादा गर्मी का दिन होता है, people sprinkle water on the roof or ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। अब हमने पढ़ा था कि भाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, जब क्या होता है, जब जो है आप गर्म कर रहे हो किसी चीज को, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे रीच कर जाता है वो, उसके बाद क्या होता है, वेपर्स बनते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा होता। जब वो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता तो मतलब जो हीट एनर्जी है वो हमें दिख ही नहीं रही टेम्परेचर चेंज होने में, मतलब जो हीट एनर्जी थी वो छुपी पड़ी थी। अब वो छुपी पड़ी थी तो उसे हमने बोल दिया हिडन हीट बोल दिया, हिडन हीट बोल दिया तो उसको ही हमने लेटेंट हीट बोल दिया, क्योंकि लेटेंट का मतलब हिडन होता है। हाँ जी, तो जब वेपराइजेशन हुआ तो छुपी हुई जो हमारी हीट एनर्जी थी उसे हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोला था। तो अब इन्होंने बोला कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना तो क्या होता है, अब जैसे किसी का छत पे घर है, ठीक है, या फिर जो है कोई है और उसका जो रूम है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, या ग्राउंड जो है, फ्लोर जो है बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ना उस पर पानी डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, पंखा वंखा चला देंगे बढ़िया से, उसके बाद क्या होगा, ये पानी जो है उड़ता रहेगा इवेपोरेशन की तरह, है ना। ये बात अलग है, हमें दिखेगा नहीं, बट वो इवेपोरेट हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आपको पानी नजर नहीं आएगा। जब आपको पानी नजर नहीं आएगा, फ्लोर आपका बिल्कुल साफ हो गया, तो अब आप सोच लेना कि जब आप फ्लोर पे पैर रखोगे तो अब वो आपको फ्लोर ठंडा मिलेगा। अच्छा, ये चीज ना आप नॉर्मली देखोगे गाँव वगैरह में, तो गाँव वगैरह में क्या होता है, या फिर जिनके घर पे एसी नहीं है, कूलर नहीं है, जिन लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, जैसे आजकल गर्मियों का सीजन है, अब वो क्या करेंगे, वो अपने कपड़े जो हैं वो गीले कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से निचोड़ लिए और गीले कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो पंखे के नीचे लेट जाएंगे आराम से। अब वो पंखे के नीचे लेटेंगे तो ये जैसे मेरी ये टी शर्ट है, मान लो मैंने इसे गर्म कर दी, गीला कर लिया, ठीक है, तो जब मैंने इसे गीला कर लिया तो क्या हो गया, अब मैं पंखे के नीचे लेट गई। अब मैं जब पंखे के नीचे लेट गई तो क्या होगा, ये जो मेरे टी शर्ट पे जो वाटर पार्टिकल्स है ये ऊपर उड़ने लगेंगे, इसमें इवेपोरेशन होने लगेगा। इवेपोरेशन होने लगेगा तो ये क्या होगा, ये थक जाएंगे सारे, तो ये जो वाटर पार्टिकल्स है ये एनर्जी लेंगे मेरी पूरी बॉडी की हीट से और मेरे कपड़े की हीट से। अब ये क्या होगा, सारी हीट एनर्जी लेके उड़ जाएंगे। जब ये सारी हीट एनर्जी मेरे से लेके उड़ जाएंगे तो मुझे कैसा फील होगा, ठंडा ठंडा फील होगा, है ना। तो मुझे कैसा फील होगा, ठंडा ठंडा फील होगा। तो इसी तरह इन्होंने बोला कि जब भी आप किसी भी हॉट सरफेस को ठंडा करना है आपने, तो आप क्या करो, उसमें पानी डाल दो। जैसे ही पानी सूख जाएगा तो आप देखेंगे कि वो जो है पानी सूख रहा होगा या सूख जाएगा, तो आपको लगेगा कि भाई वो जो सरफेस है वो अब ठंडा है। तो तो हमें ये पता चला कि जब इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग खुद ब खुद हो जाती है। डन। Can you cite some more examples from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? तो ये बोल रहा है क्या अब आप ऐसी evaporation की चीजें और बता सकते हो? तो भाई बहुत सारी चीजें हैं जो हम बता सकते हैं, बट कमेंट सेक्शन में आप हमें बताओगे कि कहाँ कहाँ आप evaporation को देखते हैं, ठीक है, जहां पर आपको evaporation की वजह से कूलिंग भी फील होती है, आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन ना बहुत लोगों के मन में आता है बचपन में। मम्मियाँ क्या करती हैं, क्या बोलती हैं, कॉटन के कपड़े पहनो, गर्मी आ गई कॉटन के कपड़े पहनो। अब जैसे मैं जिम के लिए कपड़े लेने गई, ठीक है, वैसे मैं गई नहीं, पर मान लो, ठीक है, तो मैंने क्या करा, अब मैं जिम के कपड़े लेने जा रही हूँ। अब मम्मी पता क्या करेगी, ये कपड़ा क्यों ले रही है, ये अच्छा नहीं है, गर्मी है, ये है वो, कॉटन के कपड़े ले, कॉटन के कपड़े ले, कॉटन के कपड़े ले। या फिर कोई कपड़ा मोटा होगा तो नहीं, ये नहीं, कॉटन का कपड़ा लो, कॉटन का कपड़ा लो। गर्मियों के टाइम पे स्पेशली ऐसा क्यों बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं चलो देख लेते हैं। तो वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, तो हमें गर्मियों के टाइम पे कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ठीक है जी, चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर, जब गर्मी होती है तो हम ज्यादा स्वेट करते हैं, ज्यादा पसीना हमें आता है। एंड बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, वी नो दैट दी, तो ये बोल रहा है कि जब इवेपोरेशन होगी तो आपके बॉडी जो है वो कूल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो सारी हीट एनर्जी आपसे ले जाएगा, ठीक है। तो ये हम जो है ठंडे क्यों हो पाए, क्योंकि हमारे को स्वेट आया, स्वेट आया तो इवेपोरेशन हुई, और इवेपोरेशन हुई तो हमें ठंडा फील हुआ। तो ये हमारी बॉडी का नेचर है, एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम ठंडा फील कर पाते हैं। तो जो स्वेट है, यहाँ जो ये परस्पायर करना है, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह से हमारी बॉडी कूल रहती है। We know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or the body surface and change into vapor. तो हमें पता है कि भाई पार्टिकल जो है सरफेस का वो हीट एनर्जी लेगा, चाहे वो हमारी बॉडी से ले, चाहे हमारे कपड़े से ले, या फिर हमारी सराउंडिंग से ले, और हीट एनर्जी लेके वो उड़ जाएगा। भाई हाँ, पता चल चुका है हमें। The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. अब ये जो हीट एनर्जी चली गई, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हीट एनर्जी चली गई तो बाकी चीजें ठंडी पड़ गई, ठंडी पड़ गई तो हमें पता चल जाता है कि भैया आप जो है हमारी बॉडी ठंडा ठंडा फील कर रही है। ओके, कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, मेन चीज, कॉटन को ही क्यों चुना, क्योंकि कॉटन जो है वो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। अब पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया किसी चीज ने, तो वो क्या करेगा, वो पानी को जाने भी जल्दी देगा। अब एक चीज बताओ, मैंने पहन लिया प्लास्टिक, मैंने पहन लिया रेनकोट, अब मेरे को पसीना आए जा रहा है, आए जा रहा है, लेकिन वो जो है मेरी बॉडी के पसीने को, मेरे स्वेट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा। अब अगर वो जो मेरा रेनकोट है वो मेरी बॉडी के स्वेट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा, तो इवेपोरेशन कैसे होगा भाई, नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो क्या है हमारे बॉडी के स्वेट को बिल्कुल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अब जैसे ही वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आएगा, टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगा, विंड के कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होगा जिससे मेरी जो बॉडी है वो लगेगा ठंडा, ठीक है। तो तब हमें क्या लगेगा, ठंडा ठंडा, ठंडा ठंडा, कूल कूल, ठीक है। So cotton being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. तो कॉटन क्योंकि अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये हमारे स्वेट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये एक्सपोज करेगा हमारे सारे वाटर पार्टिकल्स को, और वो वाटर पार्टिकल इवेपोरेशन की वजह से उड़ जाएंगे और हमारी सारी लेटेंट हीट को ले जाएंगे। जब हम हमारी सारी लेटेंट हीट और हमारे सराउंडिंग की हीट को ले जाएंगे तो हमें ठंडा ठंडा फील होगा। यही ये हमें बोल रहा था। तो कॉटन का कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, उसकी वजह से क्या होगा, स्वेट जो है वो सारा जो है इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। तो ये अब हम सबको अच्छे से पता चल गया है। अच्छा, रेनकोट वाला एग्जाम्पल अच्छा था ना, उससे हमें ज्यादा अच्छे से समझ आया ना कि हाँ वो पहनेंगे तो क्या होगा, स्वेट जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, और वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ही नहीं आएगा एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ही नहीं आएगा, तो क्या होगा, इवेपोरेशन ही नहीं हो पाएगा। डन, ओके। Why do we see water droplets on the surface of a glass containing ice cold water? अच्छा, अब यार ये क्वेश्चन भी बड़ा खतरनाक है। इन्होंने बोला, कह रहे कि आप जो है आप वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों देखते हैं आउटर सरफेस पे एक ऐसे ग्लास में जिसमें ठंडा पानी है। चलो भाई, मैंने बना लिया एक ग्लास। अब ये मैंने ग्लास बना दिया, इस ग्लास के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने ना ठंडा ठंडा पानी डाल दिया, तो इसके अंदर सारा ठंडा ठंडा पानी जो है वो है। अब ये जो सारा ठंडा ठंडा पानी है ना, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ पर ग्लास के ऊपर, मतलब ऊपर साइडों वाली साइड, मतलब आउटर सरफेस क्या होगा,
आउटर सरफेस पे ग्लास के पानी की बूंदे आपको नजर आएंगी। कभी अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पी हो ठंडी ठंडी बर्फ डाल के, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक, तो आप देखोगे कि जो आपका ग्लास है वो तो ठंडा था ही, लेकिन उसके ऊपर कहीं से वाटर ड्रॉपलेट आ गई। अब भाई पी तो आप कोल्ड ड्रिंक रहे थे, लेकिन बाहर तो वाटर ड्रॉपलेट आ गई, ऐसा कैसे हुआ? या फिर आप ठंडा ठंडा मैंगो शेक पी रहे हो, अब मैंगो शेक जो है वो व्हाइट और येलो कलर का है ना, व्हाइटिश येलोइश कलर का है, लेकिन जो बाहर ग्लास के बाहर जो है पानी की ड्रॉपलेट्स है, मतलब वो तो वाटर है। तो भाई ये क्या आया है, ये कैसे पानी आ गया? पानी तो हमने डाला ही नहीं, कैसे डाला, कैसे हुआ, क्या हुआ, देखते हैं। ठीक है, ओके। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। तो हाँ भाई हमने टम्बलर ले लिया, उसके अंदर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. तो टम्बलर के बाहर हमें क्या दिखेगा? वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगी। The water vapor present in the air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted into the liquid state which we see as water droplet. तो इन्होंने बोला कि एक चीज बोलो भाई, आपने पानी डाल दिया सब ठीक है, बट हवा के अंदर तो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना। हाँ भाई हवा के अंदर तो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो ये जो हवा के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये कांटेक्ट में आ गए किसके? ग्लास के। अब ग्लास कैसा था? ठंडा। भाई अगर ग्लास ठंडा है और वाटर वेपर कैसा होता है? गैस की फॉर्म में। हमने देखा है कि अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो जो गैस होती है वो लिक्विफाई हो जाती है। पिछली वीडियो में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, कि अगर आप जो है टेम्परेचर को कम कर दोगे तो जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी, या फिर आप प्रेशर को इंक्रीज कर दो। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो भी गैस लिक्विफाई हो जाएगी, और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दोगे तो भी गैस लिक्विफाई हो जाएगी। अब ये जो वाटर वेपर थे एयर के अंदर, ये तो गैसियस फॉर्म में ही थे क्योंकि वेपर है। अब ये जो गैसियस फॉर्म में थे, जब ये ठंडे ठंडे ग्लास के साथ क्या हुए? मिले, कांटेक्ट में आए, तो ये क्या हो गया? इनका टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, और गैस का टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरह ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये हमें नजर आती हैं, क्योंकि जो हमारी एयर में वाटर वेपर है वो ठंडे ठंडे ग्लास के साथ कांटेक्ट में आते हैं, ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आने से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने पर जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड के अंदर। तो इसीलिए हमें ग्लास के आउटर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आती हैं। ठीक है, अब इन्होंने कुछ और भी लिखा है, वो भी देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है the water vapor present in the air on coming in contact with cold glass of water loses energy। ये जो है क्योंकि अभी इसके पास आ गया, तो पहले तो वो गैस था, अब वो पानी बन गया, लिक्विड बन गया, तो उसने क्या करा? अपनी एनर्जी को लूज कर दिया, है ना, लूज कर दिया, एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो उसने अपनी एनर्जी को लूज कर दिया, और लूज करके वो लिक्विड जो है कन्वर्ट हो गया। अब जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो इसी को हमने वाटर वेपर बोल दिया, इसी को हमने वाटर वाटर ड्रॉपलेट बोल दिया। ठीक है, तो इसी को हमने वाटर ड्रॉपलेट बोल दिया। ओके डन, आगे अच्छे से समझ? कोई डाउट तो नहीं है, कोई क्वेरी तो नहीं है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको दे दूंगी। ओके, अब लास्ट जो है हमारी स्लाइड वो है ये 5 क्वेश्चन, ये करते हैं और हमारा चैप्टर जो है वो अच्छे से खत्म हो जाएगा। तो हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में करा है। ये जो तीनों पार्ट थे इनको मैं मानती हूँ कि ये जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ज्यादा हो गई, लंबी वीडियो बन गई, बट आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपने सीख लिया है ना वो बहुत सारी चीजें बहुत सारे बच्चों को नहीं आ पा रही होंगी, क्योंकि उन्होंने इतनी डीपली कंसेप्ट को समझा ही नहीं है, या फिर उन्होंने जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया। बट हम क्या कर रहे हैं? हम धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन हर चीज को, हर लाइन को, हर एक्टिविटी को पढ़ते हुए आए हैं, तो अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी ऐसी कोई दिक्कत ना हो, तो आपने क्या करना है? आपने सभी दोस्तों के साथ इन सारी वीडियोस को शेयर कर देना, मेरे चैनल के लिंक को भी शेयर कर देना है। ओके, चलिए आए अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। डन। व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? तो ये बोलता है कि जो डेजर्ट कूलर है ये गर्मी के दिन पे, गर्मी का दिन जो सूखा हो, मतलब जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा ना हो, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो वेपोरेशन कम हो जाएगी, तो अगर ह्यूमिडिटी कम है तो वेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी। तो इसने बोला कि जो डेजर्ट कूलर है, मतलब जो नॉर्मल सा कूलर है आपके घर पे, वो जो है वो गर्मी वाले दिन क्या होता है? जल्दी कूल करता है। वो क्यों जल्दी कूल करता है? भाई साहब सी बात है, गर्मी वाला दिन है, मतलब जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है,
टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन कैसा होगा, इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि वो ड्राई डे है तो वहां पर जो है ह्यूमिडिटी जो है वो कम है, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अब अगर इवेपोरेशन ज्यादा हो गया तो इसकी वजह से टोटल जो है आपका इवेपोरेशन बढ़ रहा है, टोटल जो आपका इवेपोरेशन है वो बढ़ रहा है। और जब आपका इवेपोरेशन बढ़ रहा है तो भाई हमें पता है कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग कॉज करता है, तो इसीलिए हमारा जो कूलर है वो हॉट ड्राई डे वाले दिन ज्यादा ठंडा कर देता है कमरे को, या जहां पे भी आपने उस डेजर्ट कूलर को लगाया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये आपको अच्छे से क्वेश्चन अब समझ आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डन। Why does the water kept in an earthen pot, मतलब मटका, becomes cool during summer? अब भाई जो मटका है, अच्छा फ्रिज के पानी से ज्यादा अच्छा हमें ठंडा जो है मटके का पानी लगता है, या फिर मटके के पानी में से क्या होता है हमें बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा फील होता है ना, और नेचुरली कोई चीज जो है वो ठंडी हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज वहां पे हम नहीं कर रहे। तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई मटके के साथ ऐसा है क्या कि ये जो मटका है, ये जो मटका है ये कैसे जो है ठंडा कर देता है पानी को। तो भाई एक चीज बताओ, मटके के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पानी को भर देंगे, भर दिया हमने पानी को। अब भाई जो मटका है वो किससे बना है, मिट्टी से बना है, और मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं। अब भाई अगर वो छोटे छोटे छेद हैं तो उन छोटे छोटे छेदों से क्या होगा, हमारा जो पानी है वो इवेपोरेट होगा। ठीक है, हमारा जो पानी है वो, रुक जाओ दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, तो ये छोटे छोटे छेद है यहाँ पर। ठीक है, ये जो छोटे छोटे छेद है इनमें से क्या निकलेगा, इनमें से पानी निकलेगा। ठीक है, तो इन्होंने पानी लिया यहाँ से, और यहाँ से लिया, और यहाँ से लिया, अपने सारे छोटे छोटे छेदों से लिया। जब ये छोटे छोटे छेदों में पानी आ जाएगा तो ये पानी क्या आ गया, सरफेस पे आ गया। पानी जो है वो कहाँ आ गया, मटके के सरफेस पे आ गया। पानी कहाँ आ गया, मटके के सरफेस पे। और हमें पता है इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस है, सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, अब ये जो सरफेस पे पानी आ गया ये क्या होगा, ये एयर के कांटेक्ट में, टेम्परेचर के कांटेक्ट में, विंड के कांटेक्ट में, ह्यूमिडिटी कम ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आएगा। जब इन सबके कांटेक्ट में आएगा तो ये जो छोटे 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 छेद थे, इसमें से जो पानी आ रहा था, ये पानी जो है ये क्या करने लग जाएगा, ये पानी इवेपोरेट करने लग जाएगा, इवेपोरेट करने लग जाएगा। अब ये पानी जो यहाँ से आ रहा था अंदर से, ये जो पानी अंदर से आ रहा था, ये पानी कन्वर्ट होना चाहता था हवा में, वेपर में, उड़ना चाहता था। तो उड़ने के लिए थक गया था, तो इसने अंदर के सारे पानी से गर्म एनर्जी मतलब हीट एनर्जी ले ली और खुद तो उड़ गया। जब खुद उड़ गया तो यहाँ का जो पानी था अब वो कैसा हो गया, वो ठंडा हो गया। कैसा हो गया, ठंडा हो गया, कूल हो गया। ठीक है, तो अब हमें समझ आया कि ये जो है मटका जो है इसके अंदर पानी कैसे ठंडा होता है। तो सॉरी, मटका जो था, मटके के अंदर पानी था, मटके के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं क्योंकि वो सैंड से बना हुआ है। ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं या होल्स हैं, इनके अंदर से पानी निकलता है बाहर। ठीक है, अब ये पानी जो बाहर निकल रहा है ये अंदर से सारी हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है, ताकि जब ये मटके के ऊपर मतलब मटके के आउटर सरफेस के पास आ जाए तो ये बाकी सारी चीजों से क्या हो, सराउंडिंग में जैसे एयर है, विंड है, ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है, सरफेस एरिया है, इन सब के कांटेक्ट में आए तो इसकी वजह से क्या हो, इसकी वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन हो जाए। तो ये जो पानी है ये इवेपोरेट होना चाहता है, उड़ना चाहता है, तो ये जो पानी है ये सारी अंदर से हीट एनर्जी ले आता है, और सारी हीट एनर्जी ले आता है और खुद उड़ जाता है। अब जब ये सारी हीट एनर्जी आई थी और उड़ गई तो अंदर क्या बचा, अंदर ठंडा ठंडा पानी बच गया। तो इसीलिए हमारा जो मटका है उसके अंदर ठंडा पानी हमें पीने के लिए मिल जाता है, तो उसके अंदर जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है ना। क्लियर है? तो अभी गर्मी का मौसम है, आप सभी के घर पे भी जो है मटका होगा, और नहीं है तो लेकर आना क्योंकि मटके का पानी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। नन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 3 सेज why does our palm feel cold when we pour some acetone or petrol or perfume on it?
तो जब आप परफ्यूम लगाते हो, पेट्रोल डाल देते हो पाम के ऊपर या एसीटोन डाल देते हो, तो ये जो है हमारी पाम ये ठंडा क्यों फील करती है? क्योंकि यहाँ पर जो हमने अपने पाम पे जैसे पेट्रोल डाल दिया, तो ये जो पेट्रोल है ये इवेपोरेट करेगा। क्यों इवेपोरेट करेगा? क्योंकि सारी चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आया, पार्टिकल्स हिलने लग गई, काइनेटिक एनर्जी आई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई, इसकी वजह से इवेपोरेशन हो गया। इवेपोरेशन होने की वजह से जो हमारे हाथ के अंदर की सारी लेटेंट हीट थी, वो सारी लेटेंट हीट इसके पार्टिकल्स ले गए हवा के अंदर वेपर की फॉर्म में, और जो हमारे हाथ था उसके पास हीट ही नहीं बची, तो हमारा जो हाथ है वो ठंडा हो गया, या जो हमारा पाम है, जो हमारी हथेली है वो ठंडी हो गई। तो भाई ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। डन, इजी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। Why we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? तो सॉसर वही चाय का जो नीचे वाला प्लेट होता है, और जो कप है मतलब कप के नीचे वाली प्लेट, उसको सॉसर बोलते हैं। और जो कप है, तो कप से आप चाय पियोगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा गर्म होगी, आप इजीली उससे सिप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप सॉसर से पियोगे तो आप उसे जल्दी पी पाओगे, क्योंकि ये जो सॉसर वाली चाय है ये थोड़ी ठंडी होगी। तो क्यों हुआ? क्योंकि इवेपोरेशन तो दोनों में ही हो रहा था, लेकिन कप का जो सरफेस एरिया था, जैसे ये जो मेरा कप है ये ऐसा था, लेकिन जो इसका सॉसर था वो ऐसा सा था। तो यहाँ पर ज्यादा सरफेस एरिया था मेरे पास, और यहाँ पर कम सरफेस एरिया था। पर मुझे तो पता है कि जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी, तो इवेपोरेशन इसमें ज्यादा हो गई, इवेपोरेशन इसमें ज्यादा हो गई। ज्यादा इवेपोरेशन होने की वजह से मेरी जो चाय है वो जल्दी ठंडी हो गई, चाय जो है वो जल्दी ठंडी हो गई, और चाय जो है वो जल्दी ठंडी हो गई तो मैं उसे जल्दी से सिप कर जाती हूँ। तो अब हमें समझ आ गया कि भाई जो हमारा क्या बोलते हैं सॉसर है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है ना, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से उसमें इवेपोरेशन भी है वो ज्यादा हो जाएगा, इवेपोरेशन भी ज्यादा हो जाएगा, तो जो हमारा चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। भाई साफ सी बात है, क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, बट उससे पहले मैं बता दूं वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लेना, और थैंक यू आपने अभी तक ये सारी वीडियो को देखा है ना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हो। मैं उसी चैप्टर पे आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, चाहे वो चैप्टर साइंस का हो, मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर? तो भाई समर में, गर्मियों में हमें कैसे क्लोथ पहनने हैं? जैसे मम्मी बोलती है। मम्मी क्या बोलती है? कॉटन के कपड़े ले ले चुपचाप, हाँ गर्मी हो रही है, अकल है नहीं, है ना, ऐसे बोलती है ना। तो क्या होता है तो क्या होता है, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? हमें समर में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉटन जो है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, या फिर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लिक्विड है। तो अगर वो गुड एब्जॉर्बर है तो वो जो हमारा स्वेट है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हमारा स्वेट एब्जॉर्ब हो जाता है उस कपड़े में, उस कॉटन के क्लॉथ में, तो वो जो हमारा स्वेट है वो वो है उसमें इवेपोरेशन होने लग जाता है। इवेपोरेशन होने की वजह से जो भी हमारी बॉडी है उसके अंदर जो हीट एनर्जी है, या जो कपड़ा है उसके अंदर जो हीट एनर्जी है, या जो हमारी सराउंडिंग है उसके पास जो हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी जो है वो इवेपोरेशन के साथ होते होते उड़ जाती है, और इसी वजह से जो हमें कूल कूल फील होता है, हमें ठंडा ठंडा फील होता है। ठीक है, तो हमें ये समझ आ गया कि हमें कॉटन के कपड़े पहनने हैं, क्योंकि इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी स्वेट की, ज्यादा स्वेट की एब्जॉर्प्शन होने की वजह से ज्यादा इवेपोरेशन हो जाएगी, ज्यादा इवेपोरेशन होने की वजह से जो इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग करता है, तो हमें कूलिंग जो है ज्यादा अच्छे से फील हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई मेरी वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो भी बता देना, मैं उसको जरूर बता दूंगी, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। कमेंट में लिखना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें वो आप मुझे बताओगे। ठीक है, आप जिस भी चैप्टर को नाम लिखेंगे तो उस चैप्टर पे मैं वीडियो एक्सप्लेनेशन बना दूंगी। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, या साइंस का हो। तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।